अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स क्लास 9th न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 5 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एवर बी नेगेटिव? क्या किसी भी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो? तो आपने इसका आंसर बेटा यहाँ से लिखना है। एवरेज और स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स दोनों बेटा आंसर ये लिखें, इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे। नो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कैन नॉट बी नेगेटिव। नहीं, किसी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। अगर यहाँ पे v नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव का जब स्क्वायर हो तो वो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव नंबर बन जाता है। हिंस द स्क्वायर नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव। किसी भी मनफी अदद का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए देयरफॉर इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा वेलोसिटी चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि फार्मूला बेटा हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। इसमें सारे कंपोनेंट्स नॉन नेगेटिव हैं, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आंसर आपने लिखना है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। विच वन हैज़ द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v या एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस एज हैवी ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 1/2 v हाफ। अब वो कहते हैं कौन सा जिस्म ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखता है। भाई एक जिस्म, जो पहला जिस्म है जो रफ्तार v से हरकत कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है v, और एक जिस्म ऐसा है जो दुगना भारी है, ट्वाइस एज हैवी, वो है दुगना भारी है, पहले से दुगना भारी है, लेकिन वो रफ्तार उसकी कितनी है, हाफ है 1/2 से। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी हम इसको प्रूव करके देखते हैं बेटा। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। जो पहला ऑब्जेक्ट है वो कहता है कि पहला ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है वेलोसिटी v से, तो भाई हमने उसकी जगह v ही रखा। तो ये है जी फर्स्ट पर्सन की, ये पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। अब सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उसके बारे में वो क्या कहता है कि सेकंड ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस एज हैवी, कि जो जिस्म है वो दुगना भारी हो गया जी पहले वाले से। पहले में देखें m था, ये देखें 1, अब हो गया m कितना कर देना है 2m, लेकिन मैस तो दुगना हो गया, लेकिन मूव्स कर रहा है वेलोसिटी किससे, हाफ से। तो यहाँ पे v था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, यहाँ 1/2 v से। तो फार्मूला बेटा वही होगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। इधर m के साथ हम 2m लिख दें, और यहाँ पे v जो है उसने हाफ कर दिया, तो हम इस v के साथ लिखेंगे 1/2 v। तो उसी काइनेटिक एनर्जी अब ये चेक कर रहे हैं सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसके साथ 2 लिख दिया। 1/2 mv² है, तो m को देखिए हमने दुगना किया, और जो v थी वो कहता है वो किस वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है, विद वेलोसिटी 1/2 v, तो 1/2 v और ऊपर ऐसी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी देखें बेटा ऐसे ही, ये जो 2 है बेटा, ये 2 से आप कैंसिल कर दें, 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास बच गया m। और ये जो 2 है बेटा ये इसका भी स्क्वायर है, इस v का भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 और v का स्क्वायर ऐसे ही। तो अब देखें काइनेटिक एनर्जी 2 1/4 mv², ये आ गया जी सेकंड पर्सन का। तो देयरफॉर इसलिए E1 काइनेटिक एनर्जी 1 जो है वो ग्रेटर है काइनेटिक एनर्जी 2 से। भाई पहला जो ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी से। कैसे बेटा? काइनेटिक एनर्जी दूसरे की आई है 1/4 और पहले की काइनेटिक एनर्जी आई है 1/2। अब 1/2 ग्रेटर होता है 1/4 से, तो इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम m को दुगना करें और वेलोसिटी हाफ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ कर्व्ड रोड एट कांस्टेंट स्पीड, डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। एक गाड़ी मुड़ी हुई सड़क पर मुस्तकिल रफ्तार से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड है, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी तब्दील होती है? भाई स्पीड कांस्टेंट है, सिर्फ जो रोड है वो क्या है, कर्व्ड है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, इसका आंसर नो। नो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार डज नॉट चेंज। नहीं, गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी तब्दील नहीं होती, क्योंकि एज इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड रोड एट कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि वो मुड़ी हुई सड़क पर, रोड पर मुस्तकिल रफ्तार से चल रही है। बेटा गाड़ी की रफ्तार कांस्टेंट है, यानी रफ्तार नहीं बदलती, सिर्फ सिमत बदल रही है, क्योंकि जो रोड है वो मुड़ा हुआ है। देखिए काइनेटिक एनर्जी सिर्फ रफ्तार पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर नहीं, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी वही रहती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, इस बयान पर तबसरा करें। एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किसी जिस्म के पास 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका आंसर बेटा आप लोग यहाँ से लिखें, यहाँ से एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी, ये वही क्वेश्चन है, किसी जिस्म के पास 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू डू अ वर्क ऑफ 1 जॉल, कि वो 1 जॉल काम करने की सलाहियत रखता है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो जिस्म में महफूज होती है, क्योंकि जिस्म किसी जगह या ऊंचाई पर अगर है तो वो एनर्जी उसमें महफूज है। अगर 1 किलो, अब सुन लें, अगर 1 किलोग्राम की कोई चीज़ है, 1 केजी की कोई चीज़ है, तो वो ज़मीन से तकरीबन आप अगर उसको 0.1 मीटर ऊपर उठाएं या ऊपर फेंकें तो समझो उसमें 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी होगी। भाई अगर 1 किलोग्राम वाले जिस्म को आप 0.1 मीटर ऊपर उठाएं, इसका मतलब उसके अंदर आप जो एनर्जी महफूज हो गई वो कितनी, 1 जॉल। ये आपने बेटा याद रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाइल ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे, टायर ऑफ व्हीकल समटाइम्स बस्ट, व्हाट मे बी इट काज। मोटरवे पर गाड़ी चलाते वक्त टायर कभी कभार फट जाता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? बेटा एवरेज आंसर भी लिखें और स्टैंडर्ड भी, कोई भी लिखें, आपको इंशाल्लाह मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये ज़रा इजी वर्डिंग में है, ये भी दोनों सेम है, जो आप लिखें बेटा। आ टायर बस्ट बिकॉज हीट फ्रॉम रोड फ्रिक्शन एंड बेंडिंग इंक्रीजेज एयर प्रेशर इनसाइड। आ टायर बस्ट, टायर इसलिए फटता है क्योंकि इसका मतलब सड़क के साथ फ्रिक्शन, रगड़, एंड बेंडिंग और मोड़ने इंक्रीजेज एयर प्रेशर इनसाइड। भाई टायर इसलिए फटता है क्योंकि सड़क के साथ रगड़ मतलब फ्रिक्शन और मोड़ने से पैदा होने वाली गर्मी टायर के अंदर हवा का दबाव बढ़ा देती है। इफ़ प्रेशर गेट्स टू हाई, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, द टायर बस्ट, तो टायर फट जाता है। बेटा जब गाड़ी चलती है, सड़क, टायर और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है, साथ ही टायर लगातार मतलब कि फ्लेक्स होता है। फ्लेक्स का मतलब दबता और फैलता है। ये दोनों चीज़ें हीट जनरेट कर रही होती हैं। अब थर्मोडायनामिक्स के असूल के मुताबिक बच्चों, जब टायर के अंदर की हवा गर्म होती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हीट बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो हवा इतना प्रेशर डालती है कि कमज़ोर या पुराना टायर वो फ़ौरन से फट जाता है। ठीक है, अब इसी का यहाँ से आंसर लिख लें स्टैंडर्ड। अ टायर बस्ट इज़ अबाउट हीट एंड प्रेशर। टायर फटना हरारत और दबाव के ताल्लुक से है। व्हेन द टायर मूव्स, रोड फ्रिक्शन मेक्स हीट विच रेजेस द एयर प्रेशर इनसाइड। भाई जब टायर हरकत करता है तो सड़क के साथ रगड़ से गर्मी पैदा होती है, विच रेजेस द एयर प्रेशर, जो अंदरूनी हवा के प्रेशर को बढ़ा देती है, इनसाइड अंदरूनी, एंड द टायर बस्ट, और टायर फट जाता है। वाइल प्लेइंग क्रिकेट ऑन अ स्ट्रीट द बॉल स्मैश a window pane, describe the energy change in this event। गली में क्रिकेट खेलते वक्त गेंद खिड़की के शीशे को तोड़ देती है। इस वाक़ये में
अब ये जो इवेंट हुआ है इसमें एनर्जी किस तरह बदलती है वो आपने बयान करनी है। बेटा इसका आंसर हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से आप लोग इसका आंसर लिखें। वाइल प्लेइंग क्रिकेट मूविंग बॉल हैज़ काइनेटिक एनर्जी। क्रिकेट खेलते वक्त हरकत करती हुई मूविंग बॉल जो है, हरकत करती गेंद के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, भाई वो हरकत कर रही है। व्हेन द बॉल हिट्स द विंडो पेन, जब गेंद खिड़की के शीशे से टकराती है, इट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आवाज़ और हरारत में बदल जाती है। बेटा अब गेंद जब हरकत कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, जब गेंद खिड़की से टकराती है तो कुछ एनर्जी आवाज़ पैदा करने में लगती है, जैसे टूटने की आवाज़ आती है, और कुछ एनर्जी हरारत मतलब गर्मी में बदल जाती है, क्योंकि शीशा और गेंद रगड़ खाते हैं। यूँ काइनेटिक एनर्जी दूसरी शक्लों में तब्दील हो जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। A man rowing boat upstream is at rest with respect to the shore. Is he doing work? एक आदमी कश्ती चला रहा है। A man rowing boat, एक आदमी कश्ती चला रहा है अपस्ट्रीम, जो पानी के बहाव के खिलाफ जा रही है। अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, और किनारे के लिहाज से वो रुका हुआ है। किनारे के लिहाज से वो रुका हुआ है। एक आदमी कश्ती चला रहा है जो पानी के बहाव के खिलाफ जा रही है। इज़ ही डूइंग वर्क, क्या वो काम कर रहा है? ये हमने आंसर देना है जी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बेटा। अ मैन रोइंग अ बोट अप स्ट्रीम दैट इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, जो आदमी दरिया के बहाव के खिलाफ कश्ती चला रहा है और किनारे के मुताबिक वो साकिन है, रेस्ट हालत में है। डज ज़ीरो वर्क, वो सिफर काम करता है। बिकॉज द नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, क्योंकि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिफर होती है। अब बेटा फार्मूला होता है वर्क डन का F × S। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो ज़ीरो को जब आप F से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो वर्क डन ज़ीरो। अब आदमी कश्ती चला रहा है लेकिन किनारे के मुकाबले में कश्ती की जगह तब्दील नहीं हो रही, क्योंकि कश्ती वहीं खड़ी है, इसलिए किनारे के लिहाज से इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन ज़ीरो आएगा। आप जितना ज़ोर लगा लें, अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिल रहा तो फिज़िक्स के मुताबिक वर्क डन ज़ीरो होता है। अब आप सवाल बेटा ये कर सकते हैं कि अगर वो ज़ोर भी लगा रहा है, थक भी रहा है, तो वर्क ज़ीरो क्यों है, ये आप पूछ सकते हैं। अब अगर आप शोर किनारे से देखा जाए तो बोट जो है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, वर्क डन ज़ीरो। अब पानी से देखा जाए, पानी तेज़ी से बह रहा है जी, आदमी पानी के हिसाब से पीछे जा रहा है और जो चप्पू ओर्स होते हैं वो चलाकर उसे रोक रहा है, यानी पानी के हिसाब से वर्क हो रहा है। लेकिन फ़िज़िक्स हमेशा फ्रेम या रेफरेंस देखती है। जब हम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू शोर कहते हैं तो हम ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, तो ग्राउंड से देखा जाए तो बोट कहीं नहीं गई, इस वजह से हम कहते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ साइक्लिस्ट गोज डाउन हिल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्टीप हिल विदाउट पेडलिंग एंड टेक्स इट टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट हिल, ड्रा अ डायग्राम ऑफ व्हाट हैपेंड। एक साइकिल सवार बगैर पैडल चलाए खड़ी पहाड़ी की चोटी से नीचे आता है और फिर अगली पहाड़ी की चोटी तक पहुंच जाता है। ये जो कुछ हुआ इस पे आपने डायग्राम बनानी है। एनालाइज दिस इवेंट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, लेबल योर डायग्राम यूजिंग दीज टर्म्स। इस वाक्य को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से बयान करें और अपनी डायग्राम में इस्तिलाहात के लेबल लगाएं, और आपने लेबल भी लगाने हैं जी, बताना है। तो बेटा आपने इस तरह डायग्राम बना लेनी है, इस तरह ये डायग्राम बना लें। ये देखें जी, पहाड़ की एक चोटी से दूसरी चोटी तक जाता है, पहाड़ की एक चोटी से दूसरी चोटी तक हमने डायग्राम बना ली।
डायग्राम बनाने के बाद वो कहता है इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बताएं। भाई काइनेटिक एनर्जी देखें, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। जैसे ही वो नीचे आएगा इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। एक चोटी से जब दूसरी चोटी पे जाएगा, फिर यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ ऊंचाई पे फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। बस इस तरह आपने डायग्राम बनानी है बेटा, और साथ में आप ये लिख लें बस, व्हेन द साइकिलिस्ट गोज डाउन द स्टीप हिल, जब साइकिल सवार खड़ी पहाड़ी से नीचे आता है, हिज पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। भाई इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जो मैक्सिमम थी, अब वो चेंज होकर काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई। व्हेन ही गोज अप द नेक्स्ट हिल, जैसे ही वो अगली पहाड़ी पर चढ़ता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम थी वो अब चेंज बैक, वो दोबारा से वापस आ गई इनटू पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो गई। ये आपने लिखना है बेटा। अब हम देखते हैं, इस टिम्बर और वुड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी कमेंट। क्या लकड़ी काबिल तजदीद मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी है या नहीं, कमेंट करें जी। तो आपने बेटा आंसर यहाँ से लिखना है, यहाँ से, यस टिम्बर एंड वुड, जी हाँ टिम्बर एंड वुड आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी, जी हाँ टिम्बर और लकड़ी काबिल तजदीद तवानाई हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। बिकॉज क्योंकि न्यू ट्रीज कैन बी ग्रोन अगेन विद प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। भाई क्योंकि मुनासिब तरीके से हम जंगलात की देखभाल करके नए दरख्त दोबारा उगा सकते हैं। भाई ये जो लकड़ी है ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, क्योंकि इसे पायदार जंगलाती तकनीकों के ज़रिए से वक्त के साथ दोबारा उगाया जा सकता है बेटा। अब ये वुड और टिम्बर में क्या है, वुड आम तौर पर हर किस्म की लकड़ी को कहते हैं जो दरख्त से मिलती है। ये जलने, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है। सिंपल लफ्ज़ों में वुड जो है वो दरख्त से मिलने वाली आम लकड़ी। अब टिम्बर क्या है, हर टिम्बर वुड होता है, हर टिम्बर वुड कहलाती है, लेकिन हर वुड टिम्बर नहीं होती। भाई टिम्बर वो एक ख़ास लकड़ी होती है जिसको ख़ास काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फर्नीचर वगैरह में। ठीक है, ये मज़बूत होती है और ये लंबी होती है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। ओके, अल्लाह।